अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट हिस्ट्री टेकिंग कि जब भी आप वार्ड में जाते हैं तो आप पेशेंट से किस तरह हिस्ट्री ले सकते हैं, उसका एक जनरल लेआउट हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ हिस्ट्री? हिस्ट्री इज़ बेसिकली व्हाट अ पेशेंट नोज़ अबाउट हिज और हर डिजीज़। कि एक पेशेंट जब हमारे पास आता है तो हमने उससे क्वेश्चन करने हैं, उसने हमें बताना है और इस दोनों से हमने एक इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है कि ये पेशेंट अपनी डिज़ीज़ के बारे में क्या कहता है। उसी इन्फॉर्मेशन की बेस पे हमारी एग्जामिनेशन बेस करेगी, उसी की बेस पर हम इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, डिजीज़ रूल आउट करेंगे और फाइनली एक डेफिनेटिव डायग्नोसिस पर पहुंचेंगे। सो इन क्लिनिकल्स हिस्ट्री इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट इज़ द सेंट्रल पिलर ऑफ क्लिनिकल इवैल्यूएशन। तो अगर आपकी हिस्ट्री अच्छी है तो आपकी डायग्नोसिस अच्छी होगी। तो उसका एक पैटर्न जो है ना वो एक्सेप्टेड है, वो हम पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं कि हिस्ट्री किस तरह ली जा सकती है। तो उसमें सबसे पहले चीज़ जो हमने पूछनी होती है हिस्ट्री में वो होती है पर्टिकुलर्स अबाउट द पेशेंट। के पर्टिकुलर्स मीन्स वो ख़ास चीज़ें जो पेशेंट से, हर पेशेंट की अपनी ख़ास होती हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल नेम, हमने पूछना है पेशेंट का नाम क्या है। अभी हर पेशेंट का एक स्पेसिफिक है। उसके बाद हमने पूछना है फादर्स नेम और हस्बैंड नेम। अगर मेल पेशेंट है फिर तो फादर नेम होगा, लेकिन अगर फ़ीमेल पेशेंट है फिर दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर वो अनमैरिड है तो हमने फ़ादर का नाम पूछ लेना है, अगर वो मैरिड है तो हमने हस्बैंड का नाम पूछ लेना है। तो इसके लिए हमें उसका मैरिटल स्टेटस पता होना चाहिए। अगर वो मैरिड है तो आप पूछ लें कि आपके हस्बैंड का नाम क्या है, और अगर वो अनमैरिड है तो आप पूछ लें कि जो है ना वो आपके फ़ादर का नाम क्या है। अब यहाँ पर एक बात यह है कि अगर एक फ़ीमेल आती है 60 ईयर्स की या 55 ईयर्स की, तो आप उससे पूछेंगे आपकी शादी हुई है। थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लगेगा कि यार 50-60 साल की है, उससे मैं पूछ रहा हूँ शादी हुई है। तो आप उससे इनडायरेक्ट पूछ लें कि आपके बच्चे हैं। अगर वो कह देती है बच्चे हैं तो आपको पता लग जाएगा ऑटोमेटिकली कि इसकी शादी हुई हुई है। ठीक है, अब उसने बता दिया बच्चे हैं, फिर ये नहीं पूछना कि आपकी शादी हुई हुई है, वो तो मीम क्रिएट हो जाएगी जो चल रही होती थी। तो पूछने का मकसद ये है कि हमें पता लग जाए शादी हुई है या नहीं हुई। अब आप ये भी तो कह सकते हैं कि भाई अगर वो 50-60 साल की है तो हमें खुद ही पता लग जाएगा कि वो शादी हुई हुई है, पूछना ज़रूरी है। तो मेरे भाई पूछना ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर वो 60 साल की है तो शादी हुई हुई हो। मैंने एक 70 साल का बाबा भी देखा है, वो कह रहा था कि भाई मेरी शादी नहीं हुई हुई। तो अब ये कोई रूल नहीं है, हो सकता है कई कई की नहीं होती। ठीक है, तो आपने पूछ लेना है। अगर यंग है तो आप उससे पूछ लें शादी हुई हुई है नहीं हुई हुई डायरेक्ट। अगर ओल्ड एज है या ज़्यादा एज की है तो आप उससे पूछ लें कितने बच्चे हैं। अगर वो बता देती है इतने बच्चे हैं, एक है दो है, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि शादी हुई हुई है। फिर आपने नहीं पूछना शादी हुई हुई है, फिर आप पूछ लें हस्बैंड का नाम क्या है। तो ये सारा कुछ इसीलिए था। उसके बाद आप एज पूछ लें। एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिजीज़ को अफेक्ट डिजीज़ होती हैं ना, कुछ वो बच्चों में कॉमन है, कुछ यंग एज में कॉमन है, कोई ओल्ड एज में कॉमन है, कोई वेरी ओल्ड एज में कॉमन है। तो हर एज के हिसाब से डिजीज़ वेरी करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंप्लेन के साथ आता है एक यंग एज में और एक ओल्ड एज में, तो आप दोनों में डिफरेंट डिजीज़, ऐसा हो सकता है कि कंप्लेन सिमिलर है लेकिन एज डिफरेंट होने की वजह से आपके जहन में डायग्नोसिस जो बन रही है जहन में वो डिफरेंट हो सकती है। तो एज पूछ लेनी है आपने। उसके बाद आपने क्या पूछ लेना है, मैरिटल स्टेटस, वो ऊपर हो गया। अगर मेल है तो आपने पूछ लेना, ऑब्वियस सी बात है। फ़ीमेल का तो ऊपर पूछ लिया हस्बैंड का नाम जानने के लिए, लेकिन मेल है तो आपने पूछ लेना है। देन उससे रिलीजन पूछ लेना है, मुस्लिम है या नहीं है। रेजिडेंट पूछ लेना, ये इन सब सवालों की एक इम्पॉर्टेंस है। रिलीजन की इम्पोर्टेंस ये है कि कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो किसी ख़ास रिलीजन में ज़्यादा कॉमन होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मुस्लिम्स के यहाँ सरकमसिजन होता है, हिंदूज़ के यहाँ नहीं होता, तो उसमें फिर इन्फेक्शन जो हैं वो ज़्यादा कॉमन होंगे हिंदूज़ की निस्बत। तो अगर हमें पता लग जाए कि एक पेशेंट जो है वो इन कंप्लेन के साथ आया और हमें हिस्ट्री में मिलता है कि इट इज़ हिंदू, तो एक हमें एक लिंक बन सकता है। दैन उससे पूछ लेना है रेजिडेंट कहाँ पर है, वो ऑक्यूपेशन, वो काम क्या करता है। साइट ऑफ रेफरल, साइट ऑफ रेफरल से मुराद क्या है कि जब आप वार्ड के अंदर हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो आपका जो पेशेंट होता है या वो ओपीडी से रेफ़र होकर पहले आया होता है या वो एमरजेंसी आया होता है। क्योंकि हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट सेटअप में आप काम कर रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, तो उसके दो ही प्रोसेस होते हैं, या पहले वो ओपीडी में चेक करवाता है या इमरजेंसी में। वहाँ से फिर उसको वार्ड में दाखिला बना के देते हैं और फिर वार्ड में आया होता है जहाँ पर आप एज अ स्टूडेंट जाके हिस्ट्री लेते हैं। ठीक है, और डेट ऑफ विज़िट,
और कि वो कब आया था यहाँ पर। ये है उसका बायोडाटा, ये आपने सारा पूछना है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो आपने बायोडाटा से भी पहले बतानी है, आपने उसको इंट्रोड्यूस अपना एज अ स्टूडेंट नहीं करवाना, आपने उसको एज अ डॉक्टर इंट्रोड्यूस करवाना है। क्योंकि जब आप उसको कहेंगे ना कि मैं जी 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ, या मैं 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ, या मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, दे डोंट टेक यू सीरियस। वो आपको सीरियस नहीं लेते हैं। वो कहते हैं बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, टाइम ज़ाया करेंगे हमारा, हमें भी थकाएंगे, ख़ुद भी कर रहे हैं। तो फिर वो बस हमें शापर करवाते हैं। तो आपने उसको ये रियलाइज़ करवाना है कि भाईजान, अम्मा जान, जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने उसको कैसे रियलाइज़ कराना, आप उसको बताएं कि जी मुझे बड़े डॉक्टर साहब ने अभी यहाँ भेजा है, उन्होंने कहा है कि ये जो पेशेंट है इनकी सारी बीमारी के बारे में सवाल पूछ के आओ। मैं अभी आपसे पूछ के जाऊँगा, फिर मैंने उनके साथ जाके डिस्कस करना है, और फिर हम प्लान डिस्कस करेंगे कि आगे आपकी जो ट्रीटमेंट है, आपका इलाज है, उसको किस तरह लेके चला जाए। तो इसमें आप ही का फ़ायदा है। जितना अच्छे से आप मुझे बताएंगे उतना मैं आगे जाके अच्छा बताऊंगा, उतना ही हमें आपके इलाज में आसानी और मदद मिलेगी। जब आप ये चीज़ें उसको बताएंगे ना, वो कहेगा, उस थोड़ा कॉन्शियस हो जाएगा कि मेरा ही फ़ायदा हो रहा है इसमें। तो इस तरह आप पहले उसको बताएं और फिर अपनी हिस्ट्री शुरू करें, फिर पर्टिकुलर्स पे आएँ। पर्टिकुलर्स आपने जल्दी जल्दी पूछना, इस पर टाइम ज़ाया नहीं करना। पर्टिकुलर्स पूछने के बाद आपने सीधा आ जाना है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के ऊपर। अब सारी आपकी जो हिस्ट्री चलेगी वो इस प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के अराउंड होगी। इट इज़ द मेन पिलर। क्योंकि अगर पेन, चेस्ट पेन के साथ आया तो हिस्ट्री और तरह चलेगी। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पेन के साथ आया तो और तरह चलेगी। राइट एलियक फोसा के पेन के साथ आया तो हिस्ट्री और तरह चलेगी। तो व्हाट इज़ योर प्रेजेंटिंग कंप्लेन, इट्स गोना डिसाइड हाउ योर हिस्ट्री इज़ गोइंग टू प्रोसीड। तो प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या होती है? प्रेजेंटिंग कंप्लेन की एक डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ 2 लफ्ज़ों में। इट शुड बी द कंप्लेन विच ब्रॉट द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, प्लस ड्यूरेशन उसके साथ अटैच होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पेशेंट है, उसको गले के अंदर स्वेलिंग है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको गॉइटर है, और उसको राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन है। अब वो हस्पताल आया है किस मकसद के लिए? राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन की वजह से। गले में उसको गिल्टी थी, लेकिन वो उस वजह से हस्पताल नहीं आया। वो तो मसला उसको अलग से चल ही रहा है, लेकिन वो उसके बारे में इतना तंग नहीं हुआ कि हस्पताल आ जाए। हस्पताल वो आया है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के पेन की वजह से, जो उसको तंग कर रहा है, और वो हस्पताल आने पे मजबूर हुआ। तो इस केस में हमारी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट स्वेलिंग इन द नेक नहीं बनेगी, बल्कि पेन इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम बनेगी। इसी तरह अगर उसको फॉर एग्ज़ाम्पल नेक के अंदर कोई स्वेलिंग है लेकिन पेन है राइट इलियक फोसा के अंदर, तो वो राइट इलियक फोसा के अगर पेन की वजह से आया है तो हमारी प्रेजेंटिंग कंप्लेन बनेगी राइट इलियक फोसा में पेन। लेकिन अगर वो पेन उसको हो रहा है, पेन की वजह से नहीं आया, वो आया कि यार मैं एक गला जो है ना गिल्टी बन रही है, ये चेक करवाने आया हूँ, तब हमारी प्रेजेंटिंग कंप्लेन बनेगी कि स्वेलिंग इन द नेक। बेसिकली पेशेंट किस कंप्लेन की वजह से हस्पताल आने पे मजबूर हुआ है, वो हमारी प्रेजेंटिंग कंप्लेन है। हमने उससे पूछना है, अम्मा जी, बाबा जी, जो भी एज है, कि ऐसा कौन सा आपको मसला, परेशानी या तकलीफ़ तंग कर रही थी जिसके लिए आपको हस्पताल आना पड़ा यहाँ पे। लाइक वो पेशेंट ऊपर आके कहते हैं ना, मैं एमरजेंसी आया था, आप उससे बताएं बाबा जी ऐसा कौन सा आपको मसला तंग कर रहा था, ऐसी कौन सी तकलीफ़ हो रही थी जिसके लिए आपको यहाँ एमरजेंसी में आना पड़ गया। फिर वो बताएगा कि मुझे ना यहाँ दर्द हो रहा था। फिर वो नहीं बताएगा कि मुझे गले में गिल्टी थी, मैं एमरजेंसी आ गया। वो कहेगा मुझे यहाँ दर्द हो रहा था। तो वो आपकी प्रेजेंटिंग प्लेन होगी। दूसरा, उसके साथ टाइम अटैच होना ज़रूरी है। पेन इन राइट इलियक फोसा कोई प्रेजेंटिंग प्लेन नहीं है जब तक हम बताएंगे नहीं कि कब से है। पेन इन राइट इलियक फोसा फॉर 2 डेज़। अब हमारी जाके प्रेजेंटिंग कंप्लेन जो है वो कंप्लीट हुई है। अब यहाँ पे मैंने एक और लाइन लिखी है कि इफ़ दे आर मोर देन वन दे शुड बी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेन जो है वो एक ही हो सकता है प्रेजेंटिंग कंप्लेन ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल उसको पेन भी हो रहा है राइट इलियक फोसा के अंदर, साथ में फ़ीवर भी है। आप उससे पूछते हो कि बाबा जी किस मकसद के लिए आप हस्पताल आए, क्या तकलीफ़ हो रही थी? वो कहेगा जी मुझे 2 दिन से पेन है और बुखार भी है। ठीक है, तो अब उसी प्रेजेंटिंग कंप्लेन उसने क्या बताई, पेन भी है और फीवर भी है। ये एक से ज़्यादा हो सकती हैं। इन केस अगर एक से ज़्यादा है तो आप कैसे लिखेंगे इसको? लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा पेशेंट है उसको है 2 कंप्लेन, उसको है पेन और उसको है फ़ीवर। अब पहले आप कौन सी प्रेजेंटिंग कंप्लेन लिखेंगे?
पहले आप प्रेजेंटिंग कंप्लेन वो वाली लिखेंगे जो पहले हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको पेन हुआ 2 दिन पहले और फीवर हुआ 1 दिन पहले, तो अब आप कौन सी कंप्लेन लिखेंगे? आप लिखेंगे पहले पेन बाद में फ़ीवर। तो हम लिखेंगे माई पेशेंट प्रेजेंटेड विद पेन इन राइट हाइलिक फोसा फॉर 2 days एंड फीवर फॉर 1 day। एंड के अंदर मैंने एक हिस्ट्री जब प्रेजेंट करते हैं ना उसका एक सैम्पल भी ऐड किया हुआ है, तब वहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगी ये बात। इन शॉर्ट प्रेजेंटिंग कंप्लेन इफ़ मोर देन वन दे शुड बी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो पहले हुई उसको पहले लिखें, जो बाद में हुई उसको बाद में लिखें। ठीक है, अब प्रेजेंटिंग कंप्लेन हमारी हो गई। उसके बाद हमने लिखनी है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। तीसरी हेडिंग में सिंपली हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या है कि जो भी हमारी प्रेजेंटिंग कंप्लेन है उससे रिलेटेड हमने कुछ सवाल पूछ के उस पूरी कंप्लेन को जो है ना वो एक्सप्लेन कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई इवेंट देखा, कोई वाक़या होते देखा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि जी मैं एक दिन के लिए फ़लाँ जगह गया था। अब ये एक इवेंट हो गया ना। अब जब आप उस वाक़ये को, उस इवेंट को एक्सप्लेन करते हैं कैसे कि जी मैं इतवार का दिन था, सुबह उठा, नाश्ता किया मैंने, नाश्ता करने के बाद 8 बजे मैंने बस पकड़ी, वहाँ से आधा घंटा लगा मुझे वहाँ पहुँच गया। वहाँ पे मैंने ये किया, दोपहर का खाना खाया, नमाज़ पढ़ी, फिर शाम को वापस टिकट ली और यहाँ पे आके चाय पी और वापस आके ना इस टाइम मैं अपने घर या हॉस्टल पहुँच गया। तो आपने ये पूरा इवेंट, अब इसमें क्या था, वाक़या क्या हुआ कि आप किसी जगह गए, दैट इज़ एन इवेंट। लेकिन आपने ये जो सारा उसको एक्सप्लेन किया है, दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन। ठीक है, इसी तरह अब पेन उसको हुआ है, दैट इज़ एन कंप्लेन। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन में आपने उस पूरे पेन को एक्सप्लेन करना है। अच्छा पेन कहाँ पर है, कैसे स्टार्ट हुआ, कितना शदीद है, किन चीज़ों से बढ़ता है, किन चीज़ों से कम होता है, पूरा उसको एक्सप्लेन कर देना है हमने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन के अंदर। ये सिंपल सी उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि व्हाट इज़ हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन दिस हेडिंग एक्सप्लेन ईच प्रेजेंटिंग कंप्लेन वन बाय वन। जैसे मैंने आपको बताया ना कि प्रेजेंटिंग कंप्लेन एक से ज़्यादा हो सकती हैं। अगर एक ही कंप्लेन है फिर उसको एक्सप्लेन कर दो, अगर एक से ज़्यादा कंप्लेन है फिर बारी बारी उनको एक्सप्लेन करना है। लेकिन एक्सप्लेन उसी तरह करना है कि जो पहले कंप्लेन हुई वो पहले, जो बाद में हुई वो बाद में। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि पेन पहले हुआ 2 दिन से, फ़ीवर उसको है 1 दिन से। तो पहले पेन को पकड़ो, सारे उसका एक्सप्लेन कर दो, फिर फ़ीवर को पकड़ो, सारा उसका एक्सप्लेन कर दो। अगर कोई और कंप्लेन है फिर उसको पकड़ो, सारा एक्सप्लेन कर दो। हर प्रेजेंटिंग कंप्लेन को एक्सप्लेन करना है बारी बारी, लेकिन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जो पहले हुई उसको पहले, जो बाद में हुई उसको बाद में। अब कंप्लेन से रिलेटेड हमने सवाल क्या क्या पूछने हैं इससे। हर जो कंप्लेन है ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप सब कंप्लेन में पूछते ही पूछते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन है। इसके अलावा हर कंप्लेन के कुछ स्पेसिफिक 2-2 3-3 क्वेश्चन और ऐड होते हैं इन क्वेश्चंस के अंदर। तो ये क्वेश्चन आप याद कर लें। बाकी जब आप हिस्ट्री लेते रहेंगे ना, तो आपको जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो आहिस्ता आहिस्ता आते रहेंगे। आप बुक खोल ले लें हिस्ट्री वाली, जिनके अंदर हर कंप्लेंट के स्पेसिफिक क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वहाँ से, वो आप वहाँ से देख के पूछ लें, तो आहिस्ता आहिस्ता इस आपकी ये प्रैक्टिस में आ जाएंगी। लेकिन हिस्ट्री जो है वो पढ़ने से नहीं आती, हिस्ट्री लेने से आती है। तो अब वो कौन से क्वेश्चन हैं जनरल जो आपने पूछने ही पूछने हैं, ये हैं ओडी पारा। ये नमूनिक है ओडी पारा। ओ फॉर ऑनसेट, कि आपका ये जो मसला है ये सडन शुरू हो गया, ये ग्रेजुअल इन ऑनसेट है। सडन होता है या ग्रेजुअल ऑनसेट होता है प्रेजेंटिंग कंप्लेन का, तो ये आपने पूछ लिया। देन आप डी से ड्यूरेशन ऊपर पूछ चुके हैं, यहाँ अलग से पूछने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक्सप्लेन करना है। देन पी फॉर प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसको 2 दिन से पेन है और आपके पास वो 2 दिन बाद आया है, तो इन 2 दिनों में उसका पेन पहले जितना ही रहा है जब शुरू हुआ था और अब से उतना ही है सिवेरिटी का, या पहले ज़्यादा था अब कम हो गया है, या पहले कम था अब ज़्यादा हो गया है। अगर उतना ही रहा है तो वो कांस्टेंट है। अगर जो पहले कम था अब ज़्यादा होता गया तो ये प्रोग्रेसिव है। पहले ज़्यादा था फिर कम हो गया है तो ये नॉन प्रोग्रेसिव है, ये रिग्रेसिव है। ठीक है, तो ऑनसेट पूछ लिया सडन है या ग्रेजुअल है। ड्यूरेशन पूछ ली कि ये मसला आपको कब से है,
दैन प्रोग्रेशन पूछ लिया, दैन आपने पूछ लिया एग्रावेटिंग फैक्टर्स कि आपका ये मसला जो है ये किन चीज़ों से बढ़ता है। फॉर एग्जांपल अगर उसको इस्कीमिक पेन है चेस्ट के अंदर, कार्डियक इस्कीमिक पेन है, तो वो काम करेगा जब भी कोई एक्सरसाइज काम करेगा, चलने फिरने से उसका पेन बढ़ेगा, तो ये चलना फिरना उसका एग्रावेटिंग फैक्टर है। इसी तरह अगर उसको पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है, गैस्ट्रिक अल्सर है, तो वो जो खाना खाएगा उससे उसका पेन एग्रावेट होगा, तो ये खाना उसके लिए एग्रावेटिंग फैक्टर है। तो वो कौन से फैक्टर हैं जिनसे आपका पेन बढ़ता है। फिर आर से रिलीविंग फैक्टर, वो कौन सा आपका पेन फैक्टर हैं जिनसे आपका पेन कम होता है। फॉर एग्जांपल अगर इस्कीमिक पेन है, वो रेस्ट करेगा तो उसका पेन कम होता है, ठीक है। इसी तरह अगर पेन उसको हो रहा है, वो कहेगा मैं जी मेडिसिन लेता हूँ तो मेरा पेन जो है वो रिलीव हो जाता है, ठीक है। मैं आगे झुकता हूँ तो मेरा पेन जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। या मैं खड़ा होता हूँ तो दर्द हो रहा होता है, लेटता हूँ तो पेन कम हो जाता है। वट एवर इट इज़, अगर किसी चीज़ से उसका पेन कम हो रहा है, यानी प्रेजेंटिंग कंप्लेन जो है उसको वो कम हो रही है, तो वो हमारा रिलीविंग फैक्टर है। और लास्ट ए में हमारे पास है एसोसिएटेड सिम्टम। अब हर जो कंप्लेन होती है ना, उससे रिलेटेड कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। वो एसोसिएटेड सिम्टम्स जो हैं वो रूल आउट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको, पेशेंट हमारे पास आता है, वो कहते हैं जी मुझे पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है, मुझे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर पेन है। जब भी पेशेंट जो है प्रेजेंटिंग कंप्लेन बताए, आपके जहन में डिफरेंशियल्स आ जाने चाहिए कि अच्छा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन है तो इसको क्या क्या हो सकता है। इसको बिलियरी कोलिक हो सकता है, इसको एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है, इसको कोलिडोकोलिथियासिस हो सकता है, इसको कोलेंजाइटिस हो सकता है, इसको ड्यूडिनल अल्सर हो सकता है, इसको एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, इसको लोअर लोब का नमोनिया हो सकता है, ठीक है। ये स्किन का पेन हो सकता है, ये मस्कुलर पेन हो सकता है। तो ये सारे डिजीज़ेज जो है ना वो इस जगह पेन के साथ प्रेजेंट करती हैं, ठीक है। लेकिन हर डिज़ीज़ के कुछ स्पेसिफिक फ़ीचर्स होंगे जो डिफ्रेंशिएट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेशेंट को फ़ीवर है, ठीक है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन है, साथ में फ़ीवर है, उसकी आंखें पीली हो गई हैं, उसका पेशाब जो है वो डार्क कलर हो गया, उसका स्टूल क्ले कलर्ड हो गया, तो दीज आर द टिपिकल फीचर्स ऑफ कलेंजाइटिस, ठीक है। अगर उसको पेन है सिर्फ और फीवर है, ठीक है, पेन है फीवर है, जो पेन जो है बैक की तरफ रेडिएट कर रहा है, साथ में फ़ीवर है, लेकिन कोई जॉन्डिस नहीं है, कोई डार्क कलर यूरिन नहीं है, कोई क्ले कलर स्टूल नहीं है, मर्फी साइन पॉजिटिव है, तो ये एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है। तो देखें फीचर्स थोड़े से चेंज हुए, वहाँ जॉन्डिस ऐड हो गया तो पता लग गया कि ये कलेंजाइटिस है। अगर जॉन्डिस निकल गया, बाकी फीचर हैं ये वाले, तो पता लग गया एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है। पेन दोनों में आ रहा था, लेकिन कुछ स्पेसिफिक फीचर्स जो है ना वो अलग अलग होने से डिज़ीज़ अलग अलग हो गई। तो वो क्या होते हैं, वो सारे फीचर्स हमने पूछने हैं एसोसिएटेड सिम्टम्स के अंदर। फॉर एग्जांपल अब पेन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के साथ हमारा पेशेंट आ गया, अब हमने उसे एसोसिएशन में क्या क्या पूछना है। अच्छा आपको बुखार तो नहीं है, आपकी आंखें तो नहीं पीली हो जाती, आपका पेशाब डार्क कलर का तो नहीं हो गया, आपका स्टूल जो है क्ले कलर का तो नहीं होगा, आपको स्किन में ख़ारिश तो नहीं है, आपका वज़न तो नहीं कम हो गया, मतलब वट एवर, आप खाना खाने के बाद दर्द कम तो नहीं हो जाता, ठीक है, जिस्म पे कोई वो दाने तो नहीं बने हुए हैं जिंगल्स वगैरह को रूल आउट करने के। तो ये हर डिज़ीज़ के फीचर्स आपके जहन में हों, वो आप पूछोगे उस प्रेजेंटिंग कंप्लेन के एसोसिएटेड सिम्टम में। इससे डिजीज़ रूल आउट हो जाएंगी बाकी सारी, लाइक मैंने राइट हाइपोकॉन्ड्रियम की कुछ 6-7 गिनवा दी हैं, तो ये सारी रूल आउट हो जाएंगी और किसी ख़ास डिजीज़ पे हम टारगेटेड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल इस केस में राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन के साथ आया था, मैंने उससे पूछा ये सारे फीचर और मुझे पता चला कि बाकी इसको कुछ भी नहीं है, फ़ीवर है सिर्फ, ठीक है, पेन बैक की तरफ रेडिएट कर रहा है, फ़ीवर है और वॉमिटिंग है उसको, ठीक है। मैं अब मुझे ये मेरे जहन में आ गया कि यार हो ना हो इसको एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है। अब मैं अपनी जब एग्जामिनेशन करूँगा तो ये डिज़ीज़ जहन में रख के करूँगा। एग्जामिनेशन पे किया मैंने, मर्फी साइन पॉजिटिव मिल गया और क्लियर हो गया कि ये एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है। अब मुझे लगा कि इन्फ्लेमेटरी साइन है, फिर मैं इन्वेस्टिगेशन उसी लिहाज से कराऊंगा, सीबीसी कराऊंगा, देखूंगा टीएलसी काउंट रेज तो नहीं है। अगर टीएलसी काउंट रेज है और श्योर हो गया कि यार ये क्या है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, फिर अल्ट्रासाउंड करा लिया। अल्ट्रासाउंड में कराया गाल ब्लैडर इन्फ्लेम्ड है, पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड है, अब और कंफर्म हो गया कि ये एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है। तो थिंग्स वर्क इन अ सिस्टेमिक वे, इन अ साइंटिफिक वे, कि आपको हिस्ट्री पे क्लियर हो गया कि यार ये एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस की तरफ जा रहा है।
तो अब एग्जामिनेशन उसी को जहन में रख के टारगेटेड कर लिया है, इन्वेस्टिगेशन भी उसी को रख के कर ली। अगर आपके जहन में हिस्ट्री पे नहीं आता फिर आप रैंडमली इन्वेस्टिगेशन करवाओगे और पेशेंट के भी पैसे ज़ाया होंगे। तो इसलिए ये हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे सवाल जो हैं ओडी पारा, ये हर प्रेजेंटिंग कंप्लेन की हिस्ट्री और प्रेजेंटिंग इलनेस डिस्क्राइब करते हुए पूछने ही पूछने हैं। बाकी जो हैं वो कुछ सवाल जो हैं वो हर कंप्लेन के हिसाब से ऐड हो जाते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे पेन की HOPA के सवाल ऐड किए हैं, वो आप यहाँ से नोट कर लें। साइट, ठीक है, ओडी पारा में कहीं साइट नहीं थी। अब एक बंदे को कहता है मुझे बुखार है, बुखार की कोई साइट तो नहीं हो सकती ना। लेकिन अगर वो कहता है मुझे पेन है, पेन की साइट हो सकती है। अगर एब्डोमेन की ही बात कर लें तो 9 रीजन है, हर जगह पेन के अलग डिजीज़ हो सकती है। अगर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन है तो अलग डिजीज़ हो सकती है, राइट हाइलिक फोसा में होगा तो अलग डिजीज़ होगी, लेफ़्ट हाइलिक फोसा में होगा तो अलग डिजीज़ होगी, ठीक है, एपिगैस्ट्रियम में होगा तो अलग डिजीज़ होगी। तो इसलिए साइट, क्योंकि पेन में इंपॉर्टेंट थी, फीवर में इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसलिए मैंने कहा था ना कि कुछ कंप्लेंट्स के सवाल ऐड होंगे। और लेकिन ये ओडी पारा तो हर में पूछना ही पूछना है। जैसे आगे आगे ऑनसेट, ड्यूरेशन, प्रोग्रेशन, ये वही आ गया ना ओडी पारा वाले में, ठीक है। फिर पेन में हमारे पास कुछ आ जाता है डिफ्यूज़ और लोकेलाइज, एक अलग चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम उसको कहते हैं, मुझे वो कहते हैं मुझे जी चेस्ट पेन है, हम उसको कहेंगे अच्छा उंगली लगा के एग्जैक्ट बताओ कि किस जगह दर्द है। अगर वो उंगली से बिल्कुल उंगली रख के बताता ना इस जगह दर्द है, वो है लोकेलाइज। लेकिन अगर वो नहीं समझा पाता उंगली से कि यहाँ दर्द है, वो पूरा से हाथ फेर रहा है चेस्ट के ऊपर कि जी बस ये पूरे चेस्ट में दर्द है, एग्जैक्ट उंगली से लोकेट नहीं कर पा रहा, देन वो डिफ्यूज़ पेन है। देन सेवेरिटी, ये कितनी शिद्दत का है, ये हमने आइडिया लगाना है। हमने उससे पूछना है कि अच्छा जी आपको जो दर्द होता है, इस दर्द की वजह से काम आप अपने ठीक कर पा रहे थे दर्द के साथ ज़िंदगी के, ऐसा तो नहीं है कि बहुत शदीद हो, बिस्तर पे गिर गए हों, बिस्तर पे लग गए हों। तो कहेगा जी बस शदीद था, मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, बस गिर गया था, रो रहा था, जैसे वो बताता है। वहाँ से हमने अंदाज़ा लगाना है कि ये कितना सवेर है। एक ये तरीका है। दूसरा हमने उसे पूछना है कि यार अच्छा देखो, ज़ीरो, अगर हम एक पैमाना बना लें 0 से लेकर 10 तक, 0 का मतलब है कि कोई दर्द नहीं है और 10 का मतलब है कि जितना शदीद दर्द दुनिया में आज तक हो सकता है वो है। तो इसके बीच में आप बताओ कि आपका दर्द किस नंबर पे होगा। तो वो अगर कह देता है यार मेरा दर्द जो मुझे लगता है ना 6 होगा, 6 नंबर पे, तो आपको पता लग गया कि ये मॉडरेट है। अगर वो कहता है मेरा दर्द मुझे लगता है 9 पे दर्द है, तो इसका मतलब सीवियर है। तो ये एक रफ़ आइडिया है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक तरीका है। देन है करैक्टर। जो पेन है ना इसके कई करैक्टर होते हैं कि पेन जो है वो बर्निंग होता है, वो थ्रॉबिंग होता है, वो कोलिकी होता है, वो शार्प और शूटिंग पेन होता है, वो डल पेन होता है, ठीक है, वो स्क्वीजिंग पेन होता है। अब ये पेशेंट को तो ये सारे करैक्टर नहीं पता ना। अगर वो पढ़ा लिखा पेशेंट है वो बता देगा कि मुझे ना ऐसा फ़ील हो रहा है, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ना कोई चेस्ट पे ऐसे प्रेशर डाल रहा है, दबा रहा है। लेकिन कुछ पेशेंट होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, उनको इन करैक्टर्स का नहीं पता होता। फिर हमने एज़ अ डॉक्टर उनको एक्सप्लेन करना है। हम उसको कहेंगे कि अच्छा आप मुझे बता सकते हैं आपको दर्द कैसा महसूस होता था। अगर वो नहीं समझता आप उसको कहें अच्छा जी दर्द जो होता है ना वो कई तरह के होते हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी तरह के होते हैं। आप मुझे बताएं कि आपका दर्द इनमें से किस तरह का है। आप उसको बताएं कि कभी गर्म चीज़ आपके हाथ पे लगी है, वो कहेगा जी हाँ। तो वो कैसे जलता है हाथ, ठीक है, जलन होती है ना यहाँ पे गर्म चीज़ लगने से, वो कहेगा हाँ। क्या उस तरह का दर्द तो नहीं अभी आपको महसूस हो रहा। तो ये आपने उससे पिया पूछ लिया कि कहीं उसका पेन बर्निंग नेचर का तो नहीं है। अच्छा, कभी ऐसा हो ना कि आप गले मिले हों, ठीक है, दोस्त के साथ या किसी, और उसने आपको ज़ोर से ऐसे सीने से दबाया हो, ठीक है, ऐसे ना प्रेशर डाला हो, कंप्रेस कर दिया हो, या आपके सीने पे कभी कोई ऐसे लग रहा हो कि वज़न पड़ा हुआ है बहुत, तो ये आप क्या पूछ रहे हैं, आप स्क्वीजिंग पेन का पूछ रहे हैं। आपका दर्द ऐसा तो नहीं है। अच्छा ठीक है, ऐसा भी नहीं है। अच्छा ये कभी सुई लगी हो आपको, सुई, पतली सुई चुभती है, कहेगा हाँ। क्या ये उस सुइयाँ चुभने की तरह का दर्द तो नहीं है। तो आप क्या पूछ रहे हैं, आप प्रिकिंग पेन पूछ लें। तो बेसिकली जो भी पेन के करैक्टर्स हैं आपने उसको एक्सप्लेन करना है और उसके बाद उससे पूछना है कि आपका दर्द इनमें से किस तरह का है। देन है रेडिएशन। आपने उसे पूछना है कि ये आपका दर्द जो है ये इसी जगह पे रुका हुआ है या यहाँ से कहीं और भी जाता है। फॉर एग्जांपल अगर चेस्ट जो MI का पेन होता है, टिपिकली वो रेडिएट कहाँ कर जाता है कि वो चेस्ट में भी होता है, वहाँ पे फिर नेक में जाता है, लोअर जा में जाता है और लेफ़्ट आर्म में जाता है। तो ये वहाँ पर इसी तरह एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का पेन पीछे जाता है सीधा बैक की तरफ। इस तरह राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में अगर पेन हो
और वो पीछे बैक की तरफ रेडिएट कर रहा हो, यहाँ भी पेन है और पीछे भी जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, ये एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का पेन है। तो बेसिकली रेडिएशन पूछनी है। फिर है शिफ्टिंग। शिफ्टिंग क्या होती है? शिफ्टिंग के टिपिकल एग्जांपल है एक्यूट अपेंडिसाइटिस का पेन, कि उसको अम्बलाइकस के अराउंड शुरू होता है पेन और फिर वहाँ से ख़त्म होकर राइट इलिक फोसा में आ जाता है। आप उससे पूछोगे आपको पेन शुरू कहाँ हुआ, वो कहेगा मुझे ये ना अम्बलाइकस के अराउंड पेन शुरू हुआ, फिर यहाँ से ख़त्म होकर दूसरी जगह यहाँ आ गया है, तो ये पेन अब शिफ्ट हो गया है। दिस इज़ नोन एज शिफ्टिंग ऑफ पेन। फिर उसी तरह एग्रावेटिंग फैक्टर्स, रिलीविंग फैक्टर्स और एसोसिएटेड सिम्टम। एसोसिएटेड सिम्टम्स कौन कौन से होंगे? जो आपके जहन में बीमारियां आएंगी प्रेजेंटिंग कंप्लेन को सुन के। फॉर एग्जांपल अगर वो कहता है राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में पेन है, तो अलग एक लिस्ट आएगी बीमारियों की जहन में, एसोसिएटेड सिम्टम उससे रिलेटेड होंगे। इसीलिए आपको ये डिफरेंशियल्स पता होनी चाहिए कि राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में पेन है तो उसकी क्या डीडीज़ हैं, राइट इलिक फोसा में पेन है तो उसकी क्या डीडीज़ हैं, ये आपको डिफरेंशियल्स पता होनी चाहिए, तभी आप अच्छी डायग्नोसिस बना सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री। वही रूल आउट डिफरेंशियल्स इसी में HOPI में। देन है हॉस्पिटल हिस्ट्री। HOPI में अभी तक आपने क्या पूछा है, ये जो भी प्रेजेंटिंग कंप्लेन है उसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, और उसी में ही हमने डिफरेंशियल्स रूल आउट कर ली ना, एसोसिएटेड सिम्टम पूछ के, ठीक है। अब एक और चीज़ इसमें पूछनी होती है, वो है हॉस्पिटल हिस्ट्री। हॉस्पिटल हिस्ट्री ये है कि फॉर एग्जांपल आप जब वार्ड में जाते हैं, मरीज़ 10 दिन पहले चेक करवाने आया था या 5 दिन पहले चेक करवाने आया था, 5 दिन से वो वार्ड में दाखिल है और आप 5 दिन के बाद जाके उसकी हिस्ट्री ले रहे हो। हिस्ट्री तो आपको बताएगा ना पहले की, कि मुझे दर्द हुआ घर में इतने दिन पहले, वहाँ फिर ऐसा ऐसा दर्द था, ऐसे मुझे साथ बुखार था या नहीं था, ये एसोसिएटेड सिम्टम थे, फिर मैं हस्पताल आया, तब से वो वार्ड में एडमिट है 5 दिन। इन 5 दिनों में हस्पताल में एडमिट रह के क्या क्या हुआ उसके साथ, ये भी आपने HOPI में बताना है कि ड्यूरिंग हिज हॉस्पिटल स्टे ही वाज इन्वेस्टिगेटेड, ये फॉलोइंग टेस्ट वर डन, पेशेंट वाज ऑपरेटेड, लेप्रोटमी वाज डन, वट एवर इज इट, ये उसको मेडिसिन दी गई, एंटीबायोटिक्स दी गई, क्या किया गया, अब वो स्टेबल है नहीं है, ये सारी चीज़ें भी एक अलग पैराग्राफ में आपने बता देनी है इन प्रेजेंटिंग इलनेस, ठीक है। उसके बाद हमने पूछना है सिस्टेमिक इंक्वायरी। सिस्टेमिक इंक्वायरी ये है कि बाज़ औक़ात पेशेंट जो है ना वो अपनी कोई कंप्लेन मिस कर जाता है, लेकिन वो हमारी रिलेटेड होती है, तो हमने क्या पूछना है, हर सिस्टम से रिलेटेड कंप्लेन पूछ लेनी है जो हमारे जहन में आती है। फॉर एग्जांपल ऊपर से स्टार्ट करें CNS से, तो CNS में आपने पूछ लेना है आपको सर दर्द तो नहीं है, आपको चक्कर तो नहीं आते, आपको झटके तो नहीं लगते, जिस्म का कोई सा सुन तो नहीं है, जिस्म का कोई सा कमज़ोरी तो नहीं महसूस हो रही, ठीक है। ये सारे अगर वो नहीं है तो आपको पता लग जाएगा CNS इंटैक्ट है, ठीक है। अब आ जाओ नीचे एयर नोज़ थ्रॉट पे। आई में पूछो, अच्छा आपकी नज़र ठीक है, कोई धुंधला तो नहीं दिखाई देता, कोई आँखों में शुआएँ तो नहीं चुभती, कानों में आ जाओ, अच्छा सुनाई ठीक देता है, कोई घंटियाँ बजने की आवाज़ तो नहीं आती, कोई दर्द, कोई कान में कोई पीप या कोई खून वगैरह तो नहीं आता, ठीक है। इस तरह गले में पूछ लें, कोई गले के अंदर गिल्टी तो नहीं है, कोई निकलने में तकलीफ़ तो नहीं होती, कोई सांस लेने में मसला तो नहीं आता, कोई आवाज़ में तब्दीली तो आपने महसूस नहीं की, गले का आ गया। फिर नीचे चेस्ट में आ जाएं, रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर में, सीने में दर्द तो नहीं रहता, दिल की धड़कन तेज़ तो नहीं महसूस होती, सांस तो नहीं फूलती, खांसी तो नहीं आती, खांसी के साथ खून तो नहीं आता, ये सारे आपको पता लग जाए इन सिस्टम से रिलेटेड। फिर नीचे आ जाएं GIT में, पेट में दर्द तो नहीं रहता, ठीक है, भूख कम या ज़्यादा तो नहीं लगती, मोशन तो नहीं लगे हुए, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है आपको, ये GIT से। यूरिनरी में आ जाए, पेशाब रुक रुक के तो नहीं आता, ज़्यादा तो नहीं आता, कम तो नहीं आता, उसमें जलन तो नहीं होती, पीप तो नहीं आती, उसमें खून तो नहीं आता, ठीक है, रात को बार बार उठ के जाना तो नहीं पड़ता पेशाब के लिए, ये पूछ लिया आपने। फिर मस्कुलोस्केलेटल पे आ जाए, हड्डियों में दर्द तो नहीं है, जोड़ों में दर्द, सुबह उठते हों तो जोड़ आपके सख्त हुए हुए हों, ऐसा तो नहीं है, जिस्म पे कोई ख़ारिश तो नहीं है, ये सारे आपने सिम्टम पूछ लेने हैं। अगर इनमें से कुछ भी नहीं आप बता दोगे कि ऑन सिस्टेमिक इंक्वायरी देयर आर नो कंप्लेंट्स रिलेटेड टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एंड एयर नोज एंड थ्रोट, अगर इनमें से कोई कंप्लेन मिल जाती है आप वो लिख दें यहाँ पे। ऑन सिस्टेमिक इंक्वायरी पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ हेडेक, रेस्ट ऑफ द सिस्टेमिक हिस्ट्री इज़ अनरिमार्केबल, तो हेडेक है। अब अगर सिस्टेमिक इंक्वायरी में ऐसी कोई कंप्लेन मिल जाती है जो हमारी प्रेजेंटिंग कंप्लेन से रिलेटेड है, तब आप उसको ऊपर ले जाओ HOPI में, वहाँ एसोसिएटेड में लेके एक्सप्लेन कर दो। फॉर एग्जांपल
पेशेंट ने मुझे बताया कि मुझे सिर्फ राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन है और उसने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन जब मैंने सिस्टेमिक हिस्ट्री ली तब उसने मुझे बताया हाँ जी बुखार भी है। तो अब बुखार हमारा पेन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के साथ रिलेटेड है। तो अब इस बुखार को मैं ऊपर ले जाऊंगा एसोसिएटेड जब फैक्टर एसोसिएटेड सिम्टम्स एक्सप्लेन करने होते हैं ऊपर HOPI में, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में, वहाँ पे इसको ले जाके फिर इसके सारे फीचर्स पूछ के एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि जब हम एसोसिएटेड सिम्टम पूछते हैं, अगर कोई एसोसिएटेड सिम्टम मिल जाता है, पॉजिटिव फाइंडिंग है, तब हमने उसको भी एक्सप्लेन करना है HOPA में। फॉर एग्जांपल पेन उसने बताया था सिर्फ, लेकिन अब जब हमने एसोसिएटेड पूछा उसने कहा फ़ीवर भी है। अब हमारे फ़ीवर एक पॉजिटिव फाइंडिंग है ना, फिर फ़ीवर को भी मैंने HOPI में एक्सप्लेन करना है कि फ़ीवर उसको कब से है, हाई ग्रेड है, लो ग्रेड है, राइगर्स एंड चिल्स है, एग्रेवेटिंग फैक्टर क्या है, रिलीविंग फैक्टर क्या है, पैटर्न क्या है, ये सारे भी उसको एक्सप्लेन करने हैं। कैसे, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि ये हमारी हो गई प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को हमने एक्सप्लेन किया HOPI में। ठीक है, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट हमारी क्या थी, हमारी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट थी पेन के मैंने क्वेश्चन सारे पूछ लिए, OD पारा या जो भी हैं वो सारे मैंने यहाँ पूछ के एक्सप्लेन कर दिए। लेकिन जब मैंने उसके एसोसिएटेड पूछे तो मुझे पता चला कि इसको साथ फ़ीवर भी है। दैन फ़ीवर को भी मैंने ये सारे सवाल पूछ के एक्सप्लेन कर देना है वहीं साथ साथ। ठीक है, ये हमारी हो गई, ये मेन हमारा हो गया। अब आगे हैं मोटी मोटी चीज़ें, जल्दी जल्दी आपने पूछ लेना है पास्ट हिस्ट्री में कि इस तरह का आपको मसला पहले पास्ट में तो नहीं रहा। अगर वो कहता है नहीं रहा, दैट्स ओके। अगर वो कहता है हाँ रहा था, फिर आप उससे उसकी डिटेल पूछो कि ये मसला पहले आपको कब हुआ था। कहता है फॉर एग्जांपल मुझे पेन जो है वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में अभी हुआ है, पहले भी हुआ था, हाँ जी 1 साल पहले भी हुआ था। अब आप उसकी डिटेल पूछो कि अच्छा 1 साल पहले हुआ था, तब आपने क्या इलाज करवाया था, चेक करवाया था या नहीं, कोई ऑपरेशन तो नहीं करवाया था, इसके बारे में कोई मेडिसिन ली थी उससे फ़र्क पड़ा था या नहीं पड़ा था, ये सारी उसकी डिटेल पूछ के अब आप पास्ट हिस्ट्री में बता दो। एंड सर्जरी की पास्ट हिस्ट्री, आपका पहले कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, अगर ऑपरेशन हुआ हुआ है तो कितने अरसे पहले हुआ था, क्या कौन सा ऑपरेशन हुआ था, ये आप सारी उसकी डिटेल पूछ लो। दैन कुछ ऐसी डिजीज़ हैं वो आपने पूछनी है। अच्छा आपको शुगर तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, दिल का मसला तो नहीं है, कोई TB है या हुई तो नहीं है, कोई दमा तो नहीं है, कोई जोड़ों का मसला तो नहीं है, ये सारे पूछ लेना है। और अगर इनमें से कोई उसको कुछ है तब ना आप उसको एक्सप्लेन करोगे यहाँ पास हिस्ट्री में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो कहता है मुझे शुगर है, आप उससे पूछोगे शुगर कब से है, क्योंकि 2 साल से अगर उसको शुगर है तो उसकी इफ़ेक्ट्स बॉडी पे और होंगे, 10 साल से है और होंगे, 20 साल से है और होंगे। तो आप ये बेसिकली देखना चाह रहे हो ना कि ये जो इसको ये डिजीज़ हैं इन्होंने इसकी बॉडी पे कितना इफ़ेक्ट डाला है, तो इसलिए आपने उसकी डिटेल पूछनी है। अच्छा जी 10 साल से शुगर है, कैसे पता चला आपको, डायग्नोस कैसे हुई, ठीक है। उसके बाद इसके लिए क्या आप दवाइयाँ लगा रहे हैं, ले रहे हैं या इंसुलिन लगा रहे हैं। अच्छा दवाइयाँ ले रहे हैं तो कितनी गोलियाँ लेते हैं, इंसुलिन लगा रहे हैं तो कितनी इंसुलिन के यूनिट लगाते हैं, उससे कंट्रोल रहती है या नहीं रहती, चेक करते हैं। अच्छा कितनी रहती है, ठीक है। उसके बाद कोई जो कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ की, अच्छा गुर्दों का कोई मसला हो सकता है, कोई गैंग्रीन हो सकती है, कोई आँखों का हो सकता है, जो शुगर की वजह से पूरी बॉडी पे इफ़ेक्ट्स आते हैं, वो कॉम्प्लिकेशन के बारे में भी पूछ लें। अच्छा जी पाँव पे कभी अल्सर वगैरह तो नहीं बने, ठीक है, कोई पेशाब में मसला हुआ हो या ब्लड प्रेशर तो नहीं हो गया आपको, गुर्दों का कोई मसला हो गया हो, इससे बेसिकली आप कॉम्प्लिकेशन पूछ लें। इन सब चीज़ों से आपको पता चलेगा कि डायबिटीज़ कंट्रोल है या अनकंट्रोल है और इसके इफ़ेक्ट्स कितने आ चुके हैं। ये पास्ट हिस्ट्री में आप पूछ लेंगे, पास्ट हिस्ट्री ऑफ द सिमिलर कंप्लेंट, पास्ट हिस्ट्री ऑफ सर्जरी, पास्ट हिस्ट्री ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, पहले आप अस्पताल में दाखिल तो नहीं रहे, वो भी पूछना है इसी में, और पास्ट हिस्ट्री ऑफ दीज डिजीज़। देन है फैमिली हिस्ट्री। तो फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को MI हुआ है तो आप पूछोगे आपके ख़ानदान में किसी को MI हुआ या नहीं, क्योंकि ये एक रिस्क फैक्टर है फैमिली के अंदर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का होना, आगे ऑफस्प्रिंग्स में भी एक रिस्क फैक्टर है। तो आप पूछ लें कि दिल का मसला कोई ख़ानदान में किसी को है तो नहीं, माँ बाप बहन भाइयों में से या दादा नानी में से, ठीक है। फिर आप वही डिजीज़ पूछ लो, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, ट्यूबरक्लोसिस, ये आपके माँ बाप बहन भाइयों में से दादा नानी में से किसी को ये है तो नहीं। देन आप उससे पूछो ड्रग एंड एलर्जिक हिस्ट्री, कि आप कोई दवाइयाँ तो नहीं इस्तेमाल कर रहे, अगर कर रहे हैं तो कौन सी। अगर उसे पूछ लो मुझे दिखा दें दवाइयाँ या नुस्खा लाए हैं तो नुस्खा देख लें, ताकि आपको पता लगे कि एग्जैक्ट ये कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा है और किस मसले के लिए, ठीक है। क्योंकि बाज़ औक़ात जो उसको प्रेजेंटिंग कंप्लेन है हो सकता है वो दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट हो,
और एलर्जी किस चीज़ है, किसी ख़ास चीज़ से एलर्जी तो नहीं है आपको, ये भी पूछ लें। देन आ गई पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में आपने उससे क्या पूछना है, स्मोकिंग, अल्कोहल या कोई और एडिक्शन, पान, बीड़ा, नस्वार वगैरह, और बाउल ब्लैडर हैबिट और स्लीप पैटर्न। तो ये थोड़े अजीब से सवाल है ना, तो पेशेंट बाद वक्त माइंड पे चढ़ जाते हैं। आपने ये चीज़ पूछने से पहले आपने उनको एक्सप्लेन करना है कि अच्छा मैंने अभी आपसे कुछ सवाल पूछने, शायद आपको थोड़े नामुनासिब लगें, लेकिन आपको आपकी बीमारी को समझने और फिर उसका बेहतर इलाज करने के लिए हमारा ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये आप करते हो, लेकिन अब हमें तो नहीं पता होता ना कि कौन करता है नहीं करता, इसलिए हम तो सबसे पूछते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है आप ये करते हों, हमें गैबी इल्म तो है नहीं, हमने तो पूछना ही होता है। तो इसलिए बेहतर है आप बता दें, हमसे छुपाएंगे तो आपका नुकसान है, और अगर हमें बता देंगे तो आप ही का फ़ायदा है। तो ये आपने उससे पूछना है, स्मोकिंग, अल्कोहल और पान, अखबार, बीड़ा इस तरह का कुछ इस्तेमाल करते हैं। अगर वो कहता है नहीं इस्तेमाल करता, आपने पूछ ये भी पूछना है पहले तो नहीं इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ऐसा भी हुआ है वार्ड्स में, पेशेंट्स ने कहा सिगरेट पीते हैं, नहीं पीता, पहले पीते थे, हाँ जी पीता था, कब छोड़ी है, ये 2 महीने में छोड़ी है, पहले कितना अर्सा पिए, 40 साल। तो अब इफ़ेक्ट्स तो आने थे जो आ गए ना। तो आपने उससे ये नहीं पूछना कि हाँ जी सिगरेट पीते, वो कहता नहीं छोड़ दो आगे चलो, ना ना ना, आप उसे पूछो पहले तो नहीं पीते थे, अगर वो पीता था कितने अरसे से पी रहा है और कितनी सिगरेट्स रोज़ की पी रहा है। फिर आपने उसको बताने हैं पैक ईयर्स, सिगरेट के आपने बताने होते हैं पैक ईयर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो पी रहा है 20 साल से और रोज़ की पी रहा है 20 सिगरेट, तो पैक ईयर्स हमारे बने 20। लेकिन अगर वो पी रहा है 20 साल से और 40 सिगरेट रोज़ की पी रहा है, तो हमारे पैक ईयर्स कितने बने, 40। ठीक है, अगर वो हाँ इसी तरह एक डब्बी में 20 होती है ना, तो इस तरह आपने पैक ईयर्स उसके बताने हैं। ठीक है, और बाउल एंड ब्लैडर हैबिट पूछ लेनी है, नींद का पूछ लेना है, स्लीप पैटर्न भी इसी में पूछ लेना है। बाउल एंड ब्लैडर हैबिट क्या होता है, अच्छा जी आपको पेशाब पखाना ठीक आता है, कोई मोशन तो नहीं लगे हुए, कोई कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, या मोशन लगे रहते हों, कोई पेशाब में खून तो नहीं आता, दर्द तो नहीं आता, ये सारे एक जनरल सवाल जो उसके बाउल से रिलेटेड हैं वो पूछ के आपको पता लग जाएगा इसकी बाउल हैबिट कैसी है। ब्लैडर से रिलेटेड सवाल पूछ के आपको पता चल जाएगा इसकी ब्लैडर हैबिट कैसी है। और स्लीप पैटर्न आपने पूछ लेना है कि नींद ठीक आती है, कितने बजे सोते हैं रात को, जल्दी नींद आते हैं या जागते तो नहीं हैं, सुबह टाइम पे जाग हो जाती है, दिन में सोए हुए तो नहीं रहते, ये सारा उसकी स्लीप हैबिट पूछ लेना है। और एंड में सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री, ये इसलिए ज़रूरी है कि हमने पेशेंट को उसके हिसाब से ट्रीट करना है। अगर एक बंदा जिसकी है ही कोई 500 दिहाड़ी है, दिहाड़ीदार मज़दूर है, वो आपके पास है और आप उसको महंगी दवाइयाँ लिख दो, ठीक है, तो वो बेचारा मर जाएगा, दवाई नहीं लेगा। इसलिए आपका ये जानना ज़रूरी है कि पेशेंट जो है ना उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। ये आपने उससे किस तरह पूछना है, आपने उससे ये नहीं पूछना कि हाँ जी कितना कमा लेते हैं, ऐसे तो बहुत कौन लोग बताएंगे, या आपसे कुछ गुजारा हो जाता है, मुसलमान है ना, तो वो जैसे भी ईमान एक बना हुआ है कि जी आगे से ये कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। ठीक है, तो इस तरह नहीं चलना, हमने एक सब्जेक्टिव नहीं चलना, हमें एग्जैक्ट पता हो। तो हमने उसे आइडिया लगाना है, हमने उसे पूछना है अच्छा जी घर कहाँ है आपका, शहर में है या देहात में है, कच्चा है पक्का है, अपना है या किराए का है, घर में और कितने बंदे हैं, कमाने वाले कितने हैं, कमरे कितने हैं। ठीक है, अगर वो कहता है जी घर मेरा जी देहात में है, कच्चा है, अकेला मैं कमाने वाला हूँ, घर में 8 बंदे हैं, 2 कमरे हैं, पता लग गया ना सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पुअर है। तो इस तरह ये सवाल पूछ के हमने उसे आइडिया लगाना है सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री का। तो ये सारे पॉइंट थे हिस्ट्री के। अब मैंने यहाँ एक सैम्पल ऐड किया है कि जब हमने हिस्ट्री बतानी है, जब हिस्ट्री पूछनी है हेडिंग वाइज पूछनी है, जब बतानी है तब हेडिंग नहीं होनी चाहिए, तब हमने पैराग्राफ की फॉर्म में बताना है। तो माई पेशेंट मोहम्मद शकील सन ऑफ मोहम्मद हफीज़ 45 ईयर्स ओल्ड मैरिड मुस्लिम मेल रेजिडेंट ऑफ सक्कर शॉपकीपर बाय प्रोफेशन केम टू द एमरजेंसी ऑन 8 May 2023 with the complaint of pain in right hypochondrium for 7 days and vomiting for 7 days। 2 कंप्लेन है, और चूँकि एक ही ड्यूरेशन की है तो जो मर्ज़ी पहले लिख दो, लेकिन अगर ऐसे होता पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम फॉर 7 days एंड वोमिटिंग फॉर 8 days तो पहले पेन लिखता मैं। प्रेजेंटिंग कंप्लेन हो गई, अब HOPI। My patient was in the usual state of health 7 days back when he developed pain in the right hypochondrium which was sudden in onset, moderate in intensity and dull in character. It was non-progressive and non-radiating. It was constant from 7 days and was aggravated by eating and walking and relieved by taking medication। पेन एक्सप्लेन हो गया।
He also has vomiting for 7 days, which was sudden in onset and non-projectile with frequency of 2 to 3 episodes per day. The amount of vomitus per episode was almost half cup. It was white in color, non-foul smelling and contained only mucus. सारी उसकी हिस्ट्री बता दी HOPI में, पेन की भी और वॉमिटिंग की. अब मैंने एसोसिएटेड पूछने और रूल आउट करने. द पेशेंट आल्सो हैज एसोसिएटेड हिस्ट्री ऑफ येलोइंग ऑफ आइज, पैसेज ऑफ डार्क कलर्ड यूरिन एंड क्ले कलर्ड स्टूल. आ गया, हिस्ट्री हो गई. देर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ फीवर एंड इचिंग, देर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, देर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ एग्रावेशन ऑफ पेन ऑन एक्सर्शन और रेस्पायरेशन. ठीक है, ये सारा मैंने एसोसिएटेड पूछ के रूल आउट कर लिया. जो पॉजिटिव फाइंडिंग थी वो पहले बता दी, लेकिन इसके लिए आपके जहन में पहले डिजीज़ होनी चाहिए उस जगह की. अब मैंने हॉस्पिटल स्टे बता दिया. उसके बाद he came to the hospital 3 days ago and is admitted in the ward since then. During his hospital stay, investigations were done and patient was managed conservatively. अब आ जाएगी systemic inquiry. On systemic inquiry, patient complains of palpitation and shortness of breath. Rest of the systemic inquiry is unremarkable. ठीक है, अब past history में आ जाओ. He had history of similar complaint 1 year back for which he was managed conservatively. There is no previous history of any surgery. He is a known case of ischemic heart disease for 1 month for which he is taking medication. He is non-diabetic, non-hypertensive and has no history of tuberculosis. There is positive family history of diabetes, hypertension and ischemic heart disease. His father is diabetic, his mother and father are both hypertensive and sister is a diagnosed case of ischemic heart disease. ये family history होगी. He is taking diuretics and beta blockers for 1 month. Drug history होगी. There is no significant allergic history. My patient is a chronic cigarette smoker for 44 pack years. ठीक है, 22 साल से वो पी रहा था और रोज़ की 2 डब्बियाँ पी रहा था, तो 44 पैक ईयर्स बन रहे. ही इज़ नॉन अल्कोहलिक एंड हैज़ नो एनी अदर एडिक्शन एक्सेप्ट स्मोकिंग. ही हैज़ नॉर्मल बाउल एंड ब्लैडर हैबिट. ये पर्सनल हिस्ट्री होगी पूरी. और द पेशेंट बिलोंग्स टू द मिडल सोशो इकोनॉमिक क्लास. तो ये अब इसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया. इस तरह आपने पैराग्राफ की फॉर्म में एक्सप्लेन करना है. सो यहाँ पर हमारी हिस्ट्री एंड होती है. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं.